हेलो एवरीवन, जीनत की क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी व्याकरण महामैराथन निचोड़। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यू। सभी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू हैं, पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हिंदी व्याकरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 50 नंबर की हिंदी व्याकरण आती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और मैंने लोट्स ऑफ हिंदी व्याकरण की वीडियो करा रखी है, जैसे कि क्रिया, विशेषण, सकर्मक क्रिया क्या होती है, और अलंकार, समास, ये सभी वीडियो मैंने करा रखी है और उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। अगर आप 2025 की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सभी वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इन सभी वीडियो को देख लें और आप 2025 की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और एंट्रेंस को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सभी वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2025 की तैयारी करना चाहते हैं यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको सभी तरीके की वीडियो यूपी बीएड से रिलेटेड मिल जाएंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। सभी वीडियो 2025 तक हम सभी वीडियो कवर कर लेंगे। तो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के पीवाईक्यू हैं, पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगी और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? ऑप्शन ए, विद्वान सब जगह पूजा जाता है। ऑप्शन बी, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है। ऑप्शन सी, वे पुस्तक राम की थी। ऑप्शन डी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो मिश्र वाक्य किस में है? आंसर हो जाएगा इसका डी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। तो इसमें क्या, कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, तो ये एक सरल वाक्य है कि विद्वान जो है वो सभी जगह पूजा जाता है। तो कौन सा वाक्य हो गया? सरल वाक्य। अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, तो ये भी कौन सा वाक्य हो गया? सरल वाक्य। वे पुस्तक राम की थी, तो ये कौन सा वाक्य हो गया? सरल वाक्य। तो इसमें मिश्र वाक्य कौन सा है? आंसर हो जाएगा इसका डी, जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर गए। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यंग किस समास का उदाहरण है? ऑप्शन ए, अव्ययी भाव। ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी, द्विगु समास। ऑप्शन डी, द्वंद्व समास। अव्ययी भाव समास कौन से होता है? जिसमें पहला पद कौन सा हो? उपसर्ग हो और दूसरा पद प्रधान हो, तो अव्ययी भाव समास कहलाता है। मतलब कि जिसमें उपसर्ग का बोध हो। उपसर्ग मतलब कि शब्द में जो स्टार्टिंग में लगा हुआ होता है, जैसे कि प्रतिदिन। तो प्रतिदिन में जो प्रति है वो क्या है? उपसर्ग है। जैसे कि प्रत्येक, तो प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है? जो प्रा है वो क्या है? उपसर्ग है। तो प्रत्यंग में क्या उपसर्ग है? जो प्रा है वो क्या है? उपसर्ग है। तो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है जिसमें कि उपसर्ग का बोध हो, जैसे कि प्रत्येक, प्रतिदिन, घर घर। तो ये कौन से हैं? अव्ययी भाव समास हैं। और तत्पुरुष समास कौन से होते हैं? तत्पुरुष समास कौन से होते हैं? तत्पुरुष समास होते हैं जैसे कि का, के, की, मतलब जो कारक होते हैं, का, के, की, के लिए। तो ये कौन से समास है? तत्पुरुष समास है। जब भी वाक्य में का, के लिए, मैं, पर, हे, अरे आए, तो वो कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है। और द्विगु समास कौन सा होता है? जिसमें संख्यावाचक का बोध हो, जिसमें संख्या का बोध हो, जैसे कि पंचांग। तो पंचांग में कौन सा है? 5 क्या है? एक संख्या है। तो जिसमें द्विगु समास कौन सा होता है? जिसमें संख्या का बोध हो। तो संख्या का बोध किस में होता है? द्विगु समास में। तो पंचांग एक क्या है? 5, जैसे कि दशानन, तो दश में क्या है? द्विगु समास है, मतलब कि संख्या का बोध है। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में होता है जैसे कि माता पिता, तो माता एवं पिता, जैसे कि भाई बहन, दिन रात। तो ये कौन से समास है? द्वंद्व समास। द्विगु समास जिसमें संख्या का बोध हो, तत्पुरुष समास जिसमें कारक का बोध हो, मतलब कि का, के, की का बोध हो, और अव्ययी भाव समास जिसमें उपसर्ग का बोध हो। उपसर्ग जैसे कि प्रत्येक, प्रतिदिन, भरपेट। तो ये कौन से है? अव्ययी भाव समास। द्वंद्व समास जैसे कि भाई बहन, लड़का लड़की, माता पिता, ये द्वंद्व समास होते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको चारों ही समास याद हो गए होंगे। तो प्रत्येक समास का उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म है। ऑप्शन ए, वायु अग्नि।
ऑप्शन बी अग्नि वायु, ऑप्शन सी हवा पानी, ऑप्शन डी आग पानी। इसका आंसर हो जाएगा ए वायु अग्नि। अनिल अनल का मतलब होता है वायु और अग्नि, तो अनिल अनल का सही अर्थ है वायु अग्नि। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ लिखिए। ऑप्शन ए कम बोलना, ऑप्शन बी बहुत बोलना, ऑप्शन सी थोड़े में बहुत कहना, ऑप्शन डी दोहों की रचना करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी थोड़े में बहुत कहना। जैसे मैंने अभी बताया, तो मैं क्या कह रही हूँ, थोड़े में बहुत कह रही हूँ। तो गागर में सागर भरने का मतलब होता है मुहावरे का थोड़े में बहुत कहना। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वे राजकीय धन जो किसानों को सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए ऋण, ऑप्शन बी तकावी, ऑप्शन सी अनुबंध, ऑप्शन डी अनुग्रहम। इसका आंसर हो जाएगा बी तकावी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है। ऑप्शन ए अत्याजे, ऑप्शन बी त्याजे, ऑप्शन सी अक्षमे, ऑप्शन डी अभियुक्त। तो इसका आंसर हो जाएगा ए अत्याजे। जिसको छोड़ा नहीं जा सकता वाक्य के लिए सही प्रतीत होता है अत्याजे। अत्याजे मतलब कि जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, और त्याजे क्या होता है, जिसको छोड़ा गया हो। त्याजे मतलब होता है जिसको छोड़ा गया हो, और अक्ष में मतलब होता है क्षमा करने योग्य ना हो। मतलब जिसने जो गलती है उसको हम क्षमा नहीं कर सकते, तो वो क्या होगा अक्ष में, जिसे क्षमा करने योग्य ना हो। और अभियुक्त क्या होता है कि जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। अभियुक्त क्या होता है जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। अक्ष में मतलब जब क्षमा करने योग्य ना हो। त्याज्य मतलब जो छोड़ा गया हो, और अत्याज्य मतलब जिसको छोड़ा नहीं जा सकता। फ्रेंड्स किसी भी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, तो वो क्या है अत्याज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिसको छोड़ा गया हो, तो वो क्या होगा त्याजे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्षमा करने योग्य ना हो, तो वो कौन सा होगा अक्ष में। और जिस पर मुकदमा चलाया गया हो वो कौन सा होगा अभियुक्त। तो ये चारों ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्जाम के लिए। तो अत्याजे मतलब जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, त्याजे मतलब छोड़ा गया हो, अक्ष में मतलब कि क्षमा करने योग्य ना हो, और अभियुक्त मतलब जिस पर मुकदमा चलाया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी हैं। ऑप्शन ए औषधि, ऑप्शन बी सार, ऑप्शन सी तत्व, ऑप्शन डी जीवन। इसका आंसर हो जाएगा जीवन। जल प्राण पुत्र से क्या होता है जीवन होता है, तो इसके बिना नहीं रह सकते जल के बिना। तो जल प्राण पुत्र किस शब्द का अनेकार्थी है जीवन का। आंसर हो जाएगा इसका डी। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स भी फ्रेंड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आने वाले एग्जाम के लिए। जल और प्राण का अर्थ क्या है जीवन शब्द के अनेकार्थी हैं। जीवन अन्य अनेकार्थी शब्द है। जीवन के और अनेकार्थी शब्द क्या है, जैसे कि जीविका जीवित। जल और प्राण का शब्द का अनेकार्थी क्या है जीवन, और इसके और अनेकार्थी हैं जैसे कि जीविका या जीवित। पुत्र शब्द का अनेकार्थी शब्द क्या होता है पुत्र, और जल और प्राण का मतलब क्या होता है जीवन और शब्द। जिन शब्दों के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं उन्हें एक अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं कि जिन शब्दों के एक से ज़्यादा अर्थ हों उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। कुछ और अनेकार्थी शब्दों के उदाहरण हैं, जैसे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, जैसे पूछा जा सकता है जाल के अनेकार्थी शब्द। तो जाल के अनेकार्थी शब्द क्या होंगे फरेब, बुनावट, फंदा, किरण, जाला। जलधर के अनेकार्थी शब्द हैं बादल, समुद्र। जड़ के अनेकार्थी शब्द हैं मूल और मूर्ख। जो के अनेकार्थी शब्द हैं वेग, शरीर, अन, विशेष। अर्थ के अनेकार्थी शब्द हैं धन, प्रयोजन और व्याख्या करना। अंबर के अनेकार्थी शब्द हैं जैसे कि बादल, वस्त्र, कपास, अभ्रक, आकाश। तो फ्रेंड्स ये भी पूछे जा सकते हैं एग्जाम्पल कि जाल के अनेकार्थी शब्द क्या हैं, तो फरेब, बनावट एग्जाम्पल है फरेब, बनावट, फंदा, किरण, जाला। जलधर के हैं बादल और समुद्र। जड़ के पूछे जाएं तो मूल और मूर्ख, और जौ के पूछे जाएं अनेकार्थी शब्द तो वेग, शरीतक, अन, विशेष। और अर्थ के अनेकार्थी हैं धन, प्रयोजन, व्याख्या। और अंबर के अनेकार्थी शब्द हैं बादल, वस्त्र, कपास, अभ्रक, आकाश। तो अनेकार्थी मतलब क्या है अनेकार्थी शब्द का कि जिन शब्दों से
जिन शब्दों के एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल दे रखे हैं, पूछ सकते हैं एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अतिवृष्टि का विलोम है। ऑप्शन ए अल्पवृष्टि, ऑप्शन बी लघुवृष्टि, ऑप्शन सी अनावृष्टि, ऑप्शन डी न्यूनवृष्टि। तो इसका आंसर हो जाएगा सी अनावृष्टि। अतिवृष्टि का विलोम शब्द है अनावृष्टि, मतलब कि बरसात बिल्कुल ना होना। बरसात बिल्कुल ना होने का मतलब है अनावृष्टि। अतिवृष्टि बरसात ज़्यादा होना और अनावृष्टि का मतलब होता है बरसात बिल्कुल ना होना। और अल्पवृष्टि का मतलब क्या होता है, कम बरसात होना। अल्पवृष्टि का मतलब होता है कम बरसात होना और अनावृष्टि का मतलब होता है बरसात बिल्कुल ना होना। और अतिवृष्टि का मतलब होता है बरसात बहुत ज़्यादा होना। और अनावृष्टि का मतलब क्या हो गया, बरसात बिल्कुल ना होना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, की पॉइंट्स हैं। अतिवृष्टि शब्द का विलोम शब्द अनावृष्टि होता है। अतिवृष्टि का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश या बाढ़ आना। अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होना या बाढ़ आना, बाढ़ होना। जबकि अनावृष्टि का मतलब होता है बारिश का अभाव, अनावरण, अनावृषण, अवर्षा या सूखा। अनावृष्टि का मतलब क्या होता है कि मतलब कि बरसात बिल्कुल ना होना या अनावृषण होना, अवर्षा या सूखा। ये भी एग्जाम्पल पूछे जा सकते हैं एग्जाम में कि अनावृष्टि का मतलब क्या होता है, बारिश का अभाव होना, अनावृषण होना, अवर्षा होना या सूखा होना। अतिवृष्टि से जुड़ी कुछ और जानकारियाँ भी हैं। अतिवृष्टि से बाढ़ आ जाती है, अतिवृष्टि से कई बीमारियां होती हैं, अतिवृष्टि से घर तबाह हो जाते हैं। अतिवृष्टि का मतलब क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होना, बाढ़ आ जाना। तो इससे क्या होगा कि बाढ़ आ जाएगी तो बीमारियां बढ़ेंगी और घर भी तबाह हो जाएंगे अगर बाढ़ आ जाएगी तो अतिवृष्टि का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश होना। और उसका अनावृष्टि का मतलब क्या होता है कि बारिश बिल्कुल ना होना या अभाव होना या सूखा होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। ऑप्शन ए विभारी रजनी, ऑप्शन बी चंचला तणित, ऑप्शन सी भ्रया या प्राण प्रिय, ऑप्शन डी वधु तनुजा। इसका आंसर हो जाएगा सी भ्रया प्राण प्रिया। भ्रया प्राण प्रिया पत्नी शब्द के पर्यायवाची शब्द हैं। भ्रया और प्राण प्रिया किसके शब्द हैं, पत्नी के पर्यायवाची हैं। और विभारी और रजनी का पर्यायवाची क्या है, रात। चंचला ताड़ित का पर्यायवाची है बिजली। ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि विभारी और रजनी का पर्यायवाची क्या है, रात। और चंचला तणित के पर्यायवाची शब्द है बिजली। और पत्नी का पर्यायवाची है भ्रया और प्राण प्रिया। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द किरण का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए विभारी, ऑप्शन बी अर्ची, ऑप्शन सी मृची, ऑप्शन डी कर। इसका आंसर हो जाएगा ए विभारी। किरण का पर्यायवाची नहीं है विभारी। विभारी का मतलब होता है रात, तो किरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, विभारी। आंसर ए। और ये तीनों ही किरण के पर्यायवाची हैं। अर्ची, मृची और कर किसके पर्यायवाची हैं, किरण के पर्यायवाची हैं, लेकिन विभारी किरण का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं। ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए 2। प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं 2। ये भी कुछ की पॉइंट्स हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द 8 तरीके होते हैं। प्रयोग के आधार पर शब्द कितने तरीके के होते हैं, 8 तरह के होते हैं। जैसे कि संज्ञा, स्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद हैं 8। कौन कौन से हैं, संज्ञा, स्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। शब्दों को विचारों के आधार पर भी 2 भागों में बांटा गया है। और शब्दों को विकारों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द पहले देखेंगे, विकारी शब्द क्या होते हैं, फिर देखेंगे अविकारी शब्द क्या होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या विकारी शब्द से रिलेटेड हो, अविकारी से रिलेटेड हो या प्रयोग के आधार पर, हर तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपसे एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। और मैं हर एक क्वेश्चन के की पॉइंट्स इसलिए करा रही हूँ क्योंकि की पॉइंट्स में से भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें।
जिन शब्दों का रूप बदलता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द किसे कहते हैं कि जिन शब्दों का रूप जो है वो बदलता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि मैं, मुझे, हम, अच्छा, अच्छी, अच्छे। तो विकारी शब्द कौन से होते हैं जिनका रूप बदलता रहता है। जैसे पहले मैं आ सकता है, फिर मुझे, फिर हमें। तो ये क्या है, इनका विकारी शब्द जो है वो बदला जा रहा है। जैसे कि अच्छा, कभी हम अच्छा कह देते हैं, अच्छी कह देते हैं या अच्छी कह देते हैं कि खाना अच्छा है, वे लड़की अच्छी है या वे अच्छे हैं। इस तरीके से जो विकारी शब्द क्या हो रहा है कि रूप बदलता रहता है शब्दों का। खेलती है, खेलते हैं, संज्ञा, स्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। किस किस रूप में बदलता रहता है विकारी शब्द? संज्ञा में भी, मतलब नाउन, स्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं। किस किस रूप में बदलता है विकारी शब्द? संज्ञा में मतलब नाउन में, स्वनाम में मतलब प्रोनाउन में, विशेषण मतलब कि विशेषण मतलब एडजेक्टिव। तो इन तीन रूपों में जो विकारी शब्द है उस शब्दों का रूप जो है वो बदलता रहता है। जैसे मैं, हम, मुझे, अच्छा, अच्छी, अच्छे, खाता है, खाती है या खेलती है, खेलते हैं। तो ये रूप जो है विकारी बदलता रहता है। विकारी शब्दों में शब्दों का रूप बदलता रहता है तो उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, जिन शब्दों के रूप में कोई बदलाव नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। कि जिन शब्दों के रूप में कोई बदलाव ही नहीं होता उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि यहाँ, किंतु, नित्य, और, है, अरे आदि। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी होते हैं। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विकारी शब्द होते हैं। और अविकारी होते हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक शब्द अविकारी शब्द होते हैं, मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे कि जे है, जैसे कि यहाँ, किंतु, नित्य, यहाँ, वहाँ, जहाँ। तो इनका क्या, कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है शब्दों में, तो वे कौन से हैं? अविकारी। और विकारी शब्द जिसमें शब्द का रूप जो है वो बदलता रहता है वो विकारी होते हैं। अविकारी वे होते हैं जिसमें कोई भी शब्द का परिवर्तन नहीं होता, ना ही कोई बदलाव होता है, तो वो अविकारी होते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको इजीली लर्न हो गया होगा कि विकारी शब्द कौन से होते हैं और अविकारी शब्द कौन से होते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने क्रिया विशेषण, स्वनाम, विशेषण की वीडियो करा रखी है और अच्छे से समझा रखा है डिटेल में, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन ज़रूर आएंगे एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो। संज्ञा स्वनाम से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आप यूपी बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें लॉट्स ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 50 मार्क्स की हिंदी आती है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और अब तक मैं लॉट्स ऑफ वीडियो करा चुकी हूँ, सभी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदी व्याकरण की मैंने लॉट्स ऑफ वीडियो करा रखी हैं, अगर आपने देख ली तो आप लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। इसीलिए इन्हें साथ के साथ लिखते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। नोट्स बनाने से ये होता है आपको लंबे समय तक याद रहता है और आप इजीली क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। तो ये वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? ऑप्शन ए रिक्शा, ऑप्शन बी जने, ऑप्शन सी तेंदुआ, ऑप्शन डी नव। इसका आंसर हो जाएगा ए रिक्शा। रिक्शा शब्द एक विदेशज शब्द है। कौन सा है शब्द? रिक्शा। रिक्शा शब्द एक विदेशज शब्द है। जैसे कि देखते हैं, रिक्शा एक विदेशज शब्द है, मतलब पानी का शब्द है। जने एक देशज शब्द है, तेंदुआ एक देशज शब्द है और नव एक नया शब्द है। और रिक्शा कहाँ का शब्द है? जापानी का। और एक देशज शब्द है, तेंदुआ देशज शब्द है और नव एक नया शब्द है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जने क्या है? एक देशज शब्द है। पूछा जाए तेंदुआ क्या है तो ये भी एक देशज शब्द है। पूछा जाए नव क्या है तो ये भी एक नया शब्द है। नव एक नया शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांठ का तत्सम रूप कौन सा है? ऑप्शन ए गट्ठी, ऑप्शन बी गट्ठर, ऑप्शन सी ग्रंथि, ऑप्शन डी अंगुष्ठ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ग्रंथि। तो गांठ का तत्सम रूप क्या होगा? ग्रंथि। और अंगुष्ठ का होता है तत्सम अंगूठा। अंगुष्ठ मतलब अंगूठा और गांठ का तत्सम रूप होता है ग्रंथि। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए अक्षवाट, ऑप्शन बी अक्षोट, ऑप्शन सी अक्षरोट, ऑप्शन डी अशरोट। इसका आंसर हो जाएगा बी अक्षरोट। अखरोट शब्द का तत्सम रूप है अक्षरोट। आंसर बी।
फ्रेंड्स मैंने तत्सम तद्भव से रिलेटेड भी वीडियो करा रखी है और डिटेल में समझा रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि PYQ पूछा गया है अक्ष शब्द का तत्सम रूप क्या है, तो इसका आंसर क्या हो गया अक्षोर। तो तत्सम तद्भव से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और अब तक मैंने जितनी भी वीडियो कराई है वो सभी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम शब्द, ऑप्शन सी देशज शब्द, ऑप्शन डी विदेशी शब्द। इसका आंसर हो जाएगा बी तत्सम शब्द। संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं तत्सम शब्द। आंसर बी कि संस्कृत भाषा में हिंदी में बिना परिवर्तन में मतलब कोई भी परिवर्तन ना हो संस्कृत भाषा में तो प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं तत्सम शब्द। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अपने भाई के गीत गाता रहता है वाक्य में अव्यय पद है। ऑप्शन ए वे, ऑप्शन बी हमेशा, ऑप्शन सी अपने, ऑप्शन डी गीत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हमेशा। वे हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है वाक्य में अव्यय पद है हमेशा। आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम खाना खा चुका होगा में कौन सा काल है। ऑप्शन है अपूर्णभूत, ऑप्शन बी रिक्तभूत, ऑप्शन सी हेतु हेतु मध्वदूत, ऑप्शन डी आसन भूत। तो इसका आंसर हो जाएगा बी संदिग्ध भूत। राम खाना खा चुका हुआ मतलब कि संदेह है कि वो खा चुका होगा या खा भी नहीं चुका होगा, मतलब जो संदेह किया जाता है तो वो कौन सा होता है संदिग्ध भूतकाल होता है कि जिसमें संदेह किया जाए कि राम खाना खा चुका होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी संदिग्ध भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल कौन सा होता है जिसमें रवि खेल रहा था, वे पढ़ रहा था, वे सो रहा था, मतलब कि अपूर्ण कहा जा रहा है। क्या अपूर्ण भूतकाल होगा जैसे कि रवि खेल रहा था कि देखा जा रहा है कि रवि जो है खेल रहा था या वे सो रहा था, वे जाग रहा था, तो वो कौन सा काल होगा अपूर्ण भूतकाल। और संदेह जिसमें कि संदेह किया जाए कि जैसे वे सो चुका होगा, वे वहाँ जा चुका होगा, तो इस संदेह है कि वह गया होगा या नहीं गया होगा, तो वे कौन सा होगा संदिग्ध भूतकाल। आंसर बी। इसके कुछ की पॉइंट्स है, वर्तमान काल। वर्तमान काल कौन सा होता है कि क्रिया का वे रूप जिससे कार्य के वर्तमान में होने का पता चले, जैसे कि राम गा रहा है, राम सो रहा है, राम जा रहा है। तो क्रिया का वे रूप जिससे कार्य के वर्तमान में होने का पता चले कि जैसे होने का पता चले तो वो कौन सा काल होता है वर्तमान काल। भूतकाल कौन सा होता है मतलब कि फ्यूचर। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य संपन्न होने का बोध हो, जैसे कि राम गा चुका होगा, वे खा चुका होगा, वे जा चुका होगा, वे कर चुका होगा। तो ये कौन सा है भूतकाल, मतलब जिसमें भविष्य के बीते हुए होने का बोध हो, तो वो कौन सा काल होता है भूतकाल। भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के करने या होने का बोध हो, जैसे कि श्याम पत्र लिखेगा, वे पत्र लिखेगा, वे खाना खाएगा। तो ये क्या है भविष्य काल है कि क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के करने या होने का बोध हो, जैसे कि आने वाला समय है उसमें करने या होने का बोध हो, तो वह कौन सा काल होगा भविष्य काल। वर्तमान काल क्रिया का वे रूप जिससे कार्य के वर्तमान में होने का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। भूतकाल क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के संपन्न होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। भविष्यकाल के क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में कार्य के करने या होने का बोध हो उसे भविष्यकाल कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स ये तीनों टॉपिक भी इजीली लर्न हो गए होंगे कि वर्तमान काल क्या है, भूतकाल क्या है और भविष्यकाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए अपादान कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी कर्म कारक। इसका आंसर हो जाएगा सी अधिकरण कारक। वे अगले साल आएगा क्या है अधिकरण कारक है। कौन सा कारक कहलाएगा कि वो अगले साल आएगा, अधिकरण कारक है। आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे चम्मच से चावल खाता है वाक्य में चम्मच से में कौन सा कारक है। ऑप्शन ए करण कारक, ऑप्शन बी संबंध कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक, ऑप्शन डी कर्ता कारक। इसका आंसर हो जाएगा ए
करण कारक मतलब कि जो चीज़ अलग हो रही है तो वह कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है, मतलब अपनी जगह से दूसरी जगह पर जाना, मतलब कि अलग होना, तो वह कौन सा होता है? करण कारक होता है। जैसे कि चम्मच से, तो कौन सा कारक होगा? करण कारक। और फ्रेंड्स, मैंने कारक से रिलेटेड भी वीडियो करा रखी है, उसमें मैंने डिटेल में समझा रखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कारक की वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वॉच कर सकते हैं। PYQ पूछे जाते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि वे चम्मच से चावल खाता है, तो चम्मच से में कौन सा कारक है? तो इसका आंसर हो जाएगा इन कारक, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है। रोहन चाय पीकर बैठ गया। ऑप्शन ए प्रेरणार्थक, ऑप्शन बी नाम धातु, ऑप्शन सी पूर्वकालिक, ऑप्शन डी संयुक्त। इसका आंसर हो जाएगा सी पूर्वकालिक। रोहन चाय पीकर बैठ गया एक पूर्वकालिक है, पक्का है कि वो जो चाय है वो पीकर बैठ गया है रोहन के। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में क्रिया के भेद वाला सही विकल्प है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक। पूर्वकालिक क्यों? क्योंकि रोहन चाय पीकर बैठ गया, तो पूर्वकालिक है, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के मूल को कहते हैं। ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी पद, ऑप्शन सी कारक, ऑप्शन डी समास। इसका आंसर हो जाएगा ए धातु। क्रिया के मूल को कहते हैं धातु। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और अब तक जितने भी क्वेश्चन करा दिए सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उनके की पॉइंट्स भी कराए, इसलिए की पॉइंट्स में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहें, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि धातु एक क्रिया धातु है। पद, सी कारक क्या है कि वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है तो क्या कहलाता है? कारक। कारक क्या होता है कि वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है, कि वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है वह कारक कहलाता है। और समास क्या है? समास में फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समास क्या है कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर नवीन और सार्थक शब्द का निर्माण होता है, समास कहलाता है। या आ सकता है कि समास का क्या अर्थ है, तो क्या है? व्यास। तो समास दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समास का क्या अर्थ है? व्यास हो सकता है, ऑप्शन में होगा तो व्यास लगाना। या ऐसे पूछा जा सकता है कि दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन और या सार्थक शब्द का निर्माण होता है, तो वह कौन सा समास कहलाता है? तो कौन सा समास कहलाता है या व्यास कहलाता है। और कारक के जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है वह कारक कहलाता है। और क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? ऑप्शन ए निश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन बी समुदायवाचक, ऑप्शन सी अनिश्चित संख्यावाचक, ऑप्शन डी परिमाणवाचक। इसका आंसर हो जाएगा सी अनिश्चित संख्यावाचक। सभा में 50 लोग थे, तो ये क्या है? एक अनिश्चित है, मतलब पक्का नहीं कि सिर्फ सभा में के 50 ही लोग थे, कि ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, तो ये क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है, कि सभा में 50 लोग थे, वाक्य में विशेषण का भेद है अनिश्चित संख्यावाचक के। पक्का पता नहीं कि 50 ही थे या 100 थे, तो अनिश्चित संख्यावाचक होगा, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षणभंगर किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए दशाबोधक, ऑप्शन बी स्वादबोधक, ऑप्शन सी कालबोधक, ऑप्शन डी गुणबोधक। इसका आंसर हो जाएगा सी कालबोधक। क्षणभंगर में विशेषण है कालबोधक, आंसर सी। नेक्स्ट है दशाबोधक। दशाबोधक कौन सा होता है? आदमी मतलब क्या है? कमज़ोर है। स्वादबोधक मतलब कि मीठा है। कालबोधक मतलब समय का बोध है। और गुणबोधक मतलब कि अच्छा या बुरा जो गुण हो वो क्या है? गुणबोधक। और दशाबोधक जैसे कि आदमी है या कमज़ोर है, स्वाद में जिसमें मीठे का पता लगे खट्टे का पता चले वो स्वादबोधक होता है। और कालबोधक मतलब जिसमें समय का पता चले। और गुणबोधक जिसमें अच्छा बुरा का पता चले वो गुणबोधक होता है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? ऑप्शन ए आश्रय, ऑप्शन बी ऋषिकल्प, ऑप्शन सी ऋषि तुल्य, ऑप्शन डी ऋषिवत। इसका आंसर हो जाएगा ए आश्रय। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बनेगा आश्रय, आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है। ऑप्शन ए, विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है। ऑप्शन बी, जिस विकारी शब्द से संख्या की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण कहते हैं। ऑप्शन सी, प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विषय दोनों हैं। ऑप्शन डी, विशेषण शब्द सदैव विषय के पहले प्रयुक्त होता है और विषय के बाद कभी नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विशेषण शब्द सदैव विषय के पहले प्रयुक्त होता है और विषय के बाद कभी नहीं होता। तो यह आंसर हो जाएगा गलत। के तथ्य कौन सा गलत हो जाएगा? डी। और ये तीनों ही सही है कि विशेषण से संज्ञा की व्याप्ति परिमित हो जाती है और जिस विकारी शब्द से संख्या की व्याप्ति मर्यादित होता है उसे विशेषण कहते हैं। सही है। प्रयोग की स्थिति के आधार पर अंकित शब्द विशेषण और विशेष्य दोनों हैं। तो ये भी सही है। गलत क्या है? डी। आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संख्या प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? ऑप्शन ए, क्रिया के लिए। ऑप्शन बी, विशेषण के लिए। ऑप्शन सी, संज्ञा के भेद के लिए। ऑप्शन डी, स्वरनाम के लिए। इसका आंसर हो जाएगा डी, स्वरनाम के लिए। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग स्वरनाम के लिए किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक स्वरनाम के भेद का सही विकल्प है। वे कल मुझसे मिलने आएगी। ऑप्शन ए, संबंधवाचक स्वरनाम। ऑप्शन बी, माध्यम पुरुष। ऑप्शन सी, अन्य पुरुषवाचक। ऑप्शन डी, उत्तम पुरुष। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, अन्य पुरुषवाचक। उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक स्वरनाम के भेद का सही विकल्प है कि वे कल मुझसे मिलने आएगी। एक अन्य पुरुषवाचक है। अब वो कोई भी हो सकती है मिलने आने के लिए, कि वे कल मुझसे मिलने आएगी तो अन्य पुरुषवाचक होगा। माध्यम पुरुष कौन सा होता है? जिसमें श्रोता का बोध हो, मतलब सुनने का बोध हो। उत्तम पुरुष होता है जिसमें मैं, हम, मुझे आए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है उत्तम पुरुष है, माध्यम पुरुष है, तो माध्यम पुरुष होता है श्रोता और उत्तम पुरुष होता है मैं, हम, मुझे। वाक्य में आ सकता है मैं लगकर, या हम या मुझे। और माध्यम पुरुष में आ सकता है श्रोता, मतलब सुनने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? ऑप्शन ए, छाछ। ऑप्शन बी, तिल। ऑप्शन सी, काढ़ा। ऑप्शन डी, टेसू। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, छाछ। छाछ पी जाती है, तो कौन सा है स्त्रीलिंग? छाछ। आंसर ए। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। यूपी बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों ही एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपी बीएड की कर रहे हैं तो 50 नंबर की आपकी हिंदी आती है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन अब तक जितने भी कराए, की पॉइंट जितने भी कराए, सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। और आपको नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे और इससे आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। और अब तक मैं लॉट्स ऑफ वीडियो करा दूंगी फ्रेंड्स। अगर आप 2025 की यूपी बीएड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं लॉट्स ऑफ वीडियो लेकर आऊँगी और सभी वीडियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। इसलिए मैं सैटरडे संडे की महामैराथन लेकर आऊँगी और सभी वीडियो करा दूँगी और हिंदी व्याकरण भी पूरी कंप्लीट करा दूँगी 2025 तक। और ये सभी वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। अगर आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने चाहते हैं तो इन सभी वीडियो को देख लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने स्टडी विद जीनेत को। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।